हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करने जा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका पाषाण काल। यानी कि ऐसा युग जिसे हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का पहला चरण, जहां पर मानव ने अपनी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू की थी। आज मैं इसी के संदर्भ में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, दिल थाम के बैठे रहिए और पूरी क्लास को एंजॉय कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सभी लोग, सही ना। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी हिस्ट्री क्लास की जो सीरीज है, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका फैक्चुअल टू कंसेप्चुअल, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक किसी तरह की कोई भी चीज आपकी ना छूटे और एक ही क्लास से आपका सारा समाधान हो जाए। जैसे मैंने करंट अफेयर्स एट वन प्लेस का कंसेप्ट मैंने आपके लिए लॉन्च किया कि एक ही जगह पर आपको सारी करंट अफेयर मिल जाएगा, उसी तरीके से एक ही क्लास में आपकी हिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं इसके एक एक लेक्चर को बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में लेकर के चलूंगा, जिससे कि पढ़ने वालों को और कम पढ़ने वालों को भी पूरा एंजॉय आएगा, पूरा मजा आएगा। बस क्लास में पूरी से अच्छी तरीके से बने रहिएगा और वीडियो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और जिन लोगों को इस क्लास की पीपीटी वगैरह चाहिए, तो फटाफट मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे स्कैन करके इसे फॉलो कर लीजिए। ओके। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके सबसे पहले पाषाण काल के बारे में। तो ये कह लीजिए कि पाषाण काल के बारे में नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि इतिहास का प्रारंभ मैं शुरू कर रहा हूं। इतिहास का प्रारंभ, और इतिहास का प्रारंभ नो डाउट आज हमारा जो टॉपिक है वो पाषाण काल का ही है, प्रारंभिक चरण है जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम पहला टॉपिक जो हम जानने की कोशिश करें कि आखिर इतिहास के भाग क्या हैं, जहां से इतिहास की शुरुआत होती है। फिर उसमें हम उसके अन्य चीजों के बारे में जानकारी लेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हम इतिहास के जो भाग हैं उसके बारे में जानें। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट समझ लीजिए, अब काम आ जाएगा। इतिहास के भाग सामान्य तौर पर इतिहास के विद्वानों ने तीन भाग माने हैं। और इतिहास क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। पहला इतिहास का भाग है जिसे हम कहते हैं प्राक या प्राग इतिहास, ये कहते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरा जिसे हम कहते हैं आद्य इतिहास कहते हैं, आद्य इतिहास कहा जाता है, प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। और तीसरा है जिसे हम इतिहास कहते हैं। 2 मिनट में इसको हम लोग फटाफट समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम आसानी से याद कर लेंगे। कभी कभी एक आसान क्वेश्चन यहां से बन जाता है, हम सभी को जानना भी चाहिए। देखिए, ये जो विभाजन है दोस्तों इतिहास का, सही मायने में ये स्रोतों के आधार पर है। स्रोत मोटे मोटे दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। यानी जो लिपिबद्ध हैं उनको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं, और एक पुरातात्विक स्रोत जिनको हम खुदाई से, गहराई से अन्वेषण करके उनको निकालते हैं और उसका हम एवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। कुल मिलाकर के इस संदर्भ में देखा जाए तो इसको हमको समझना चाहिए कि प्राग इतिहास वो जिस काल का हमारे पास कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है, कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। यानी कि जिस काल में लोगों ने अपनी लिपि का विकास नहीं किया था, नहीं किया था सामान्य तौर पर। क्योंकि अगर लिपि का विकास होता तो कहीं ना कहीं वो लिखते जरूर, ध्यान रखना। इसका मतलब हो गया इस काल के लिए, स्रोत के लिए हमें
प्रातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। प्रातात्विक स्रोतों पर ही निर्भरता है। निर्भरता ये रही। इतना ही हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमें इस काल के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो केवल और केवल प्रातात्विक स्रोतों पर ही है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ध्यान दीजिएगा, तो वो है आपका पूरा का पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ये रहा, मोटा मोटा आपका ये है कुल मिलाकर के। अब दूसरा आता है आद्य इतिहास, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास क्या है? ये इस काल में कंडीशन यह है कि इस काल में साहित्यिक स्रोत मौजूद हैं, यानी कि मनुष्य का वो काल, वो जीवन जिस काल में मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, उसका अपना साहित्यिक स्रोत भी है, उसकी अपनी लिपि भी है। यस, लिपि का विकास कर चुका लिपि भी है, लेकिन वो हमारे लिए पठनीय नहीं है। हमारे लिए पठनीय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कहोगे सर आप तो पाषाण काल पढ़ाने वाले थे। बेटा पाषाण काल किसमें आता है ये शब्द हमको पता होना चाहिए ना, प्री हिस्ट्री में। इसीलिए मैंने इसका बेसिक मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्री हिस्ट्री को पहले जान लीजिए। ये प्रोटो हिस्ट्री है, जिस पीरियड में हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनकी अपनी स्क्रिप्ट भी है, बट हमारे लिए रीडेबल नहीं है, क्योंकि हम उसको नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिखा। लेकिन इतना पता है कि वो लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो लिखे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इसके लिए भी स्रोतों पर निर्भरता जो है, कहां पर है इस काल के बारे में जानने की निर्भरता, वही प्रातात्विक स्रोतों पर है। प्रातात्विक स्रोतों पर ही हमारी निर्भरता है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इसीलिए इस काल का भी हम अगर एग्जाम्पल देखें तो यह है आपकी सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। ये रही, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये तीसरा जो चरण है दोस्तों, ये है आपका तीसरा चरण, जिसमें सोचिएगा साहित्यिक स्रोत बिल्कुल मौजूद हैं। इसका मतलब है उनके पास अपनी लिपि भी है। यस, और ये पठनीय भी है, पठनीय भी हैं। यानी कि इस काल के लिए हमें जो स्रोत हैं वो दोनों प्रकार के स्रोत हमारे पास हैं, साहित्यिक भी हैं और पुरातात्विक भी है। तात्विक भी दोनों स्रोत हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको जाननी है कि आखिर वैदिक काल को हम किस में रखेंगे। यस, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो वैदिक काल को किस में रखेंगे। कहोगे आप लोग में से लगभग बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वैदिक काल में तो भाई किताबें मिली हैं, वेद ग्रंथ वगैरह सब मिले हैं, वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ अरण्य ग्रंथ ये सब मिले हैं। लेकिन वैदिक काल में बेटा लिपि नहीं थी, वो लिखना नहीं जानते थे, वो केवल बोल बोल करके अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाया करते थे। यानी कि वेदों का संकलन तो बहुत बाद में हुआ है, उनका जो कंपाइलेशन है, लिपिबद्ध किए गए हैं, वो बहुत बाद में उनका लिपिबद्धीकरण हुआ है, बहुत बाद में। वैदिक काल में ये नहीं हुआ। इसका मतलब है वैदिक काल का हमारे पास सही मायने में जो लिपिबद्ध स्रोत है जो उसी काल का है वो नहीं है, इनको बाद में लिखा गया। इसलिए इनको हम कभी कभी प्राग इतिहास में भी डाल देते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, उस पीरियड का अपना कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। जो कुछ भी है बाद का है। अब पता नहीं बाद का कितना उसमें ओरिजिनल है कितना मिश्रित है, ये कुछ कह नहीं सकते। इतिहासकार इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि भाई वैदिक काल के आर्यों की अपनी कोई लिपि नहीं थी।
हाँ, संस्कृत बोलते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वो एक डाउटफुल, एक अलग कंसेप्ट है, उस पर हम चर्चा में आएंगे। इसलिए वैदिक स्रोतों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, लिटरेरी सोर्स नहीं कहते उसे, श्रुति साहित्य कहते हैं। खैर, हमने इस चीज को समझ लिया और हमारा मुद्दा अब यहां पर है। आपको तो मैंने केवल और केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, फंसाने के लिए वैदिक काल को मैंने आपके सामने रखा है। अब ये क्लियर हो गया। अब बात आती है, चलिए अब एक एक करके, अब हमारा जो टॉपिक है वो प्राग इतिहासी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है। तो हम अगर यहां पर हम चर्चा करें तो हमारा पहला टॉपिक बनता है प्राग इतिहास, यानी कि हम कह सकते हैं इसे प्री हिस्ट्री। वो इतिहास का काल जिस काल में मनुष्य अपनी भाषा तो विकसित कर चुका था, लेकिन उसे लिपिबद्ध उसने नहीं किया था। अब मैं थोड़ा सा इसके संदर्भ में आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसके संदर्भ में पहला पॉइंट तो ये जानने की कोशिश करिएगा कि भाई इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। हु डिफाइन दिस वर्ड। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन लुबाक। जॉन लुबाक, इन्होंने 1865 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, और इसी बुक में उन्होंने प्री हिस्ट्री, जो शब्द है प्राग इतिहास जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, शब्द का पहला प्रयोग किया, प्रथम प्रयोग। हो सकता है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हु डिफाइन, हु यूज फर्स्ट टाइम द वर्ड प्री हिस्ट्री। ये रहा। और भारत के संदर्भ में ये तो हो गया वैश्विक संदर्भ में। अगर हम यहां पर बात करें तो भारत के संदर्भ में इसके बारे में बताने वाला कौन व्यक्ति है, किसका नाम है, तो भारत के संदर्भ में एक है डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज, ये रहे। ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी अपनी प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इन्होंने अपनी बुक लिखी, और इसमें उन्होंने इस बुक में भारत के कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए, कुछ साक्ष्य दिए इन्होंने कि भारत में ये प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड मौजूद है। और ये कहां पर, ये दिया उन्होंने कर्नाटक के लिंग सुगूर में, लिंग सुगूर के संदर्भ में, कि कर्नाटक के लिंग सुदूर में इन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं जो पाषाण काल से संबंधित है। इसके उन्होंने एविडेंस दिए, कुल मिलाकर के अपनी बुक में इसके बारे में बताया। फिर आती है बात 1856 की। 1856, उनका नाम है ल मैसुरिये। ल मैसुरिये, ये सब याद कर लीजिएगा बेटा, लिख लीजिएगा, ये आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ल मैसुरिये, ये वो व्यक्ति हैं, इनका जो घटना है, ये वाली जो घटना है, ये है 1842 की, और ये 1856 की है। ये उससे पहले के विश्व के संदर्भ में इन्होंने प्री हिस्ट्री जो किताब लिखी, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्री हिस्ट्री के इसके संदर्भ में भारत के केवल एविडेंस दिए उन्होंने, प्राग ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया प्रॉपर तरीके से, ये ध्यान रखिएगा इन्होंने। जबकि इन्होंने तो अपने शब्द को पूरी तरह से व्याख्यायित किया है। यहां इन्होंने केवल प्री शब्द, केवल एक प्री हिस्ट्री के तौर पर केवल एक शब्द का इस्तेमाल किया, ना इसकी कोई व्याख्या की, ना कुछ किया। इसलिए प्रयोग किया और इसकी व्याख्या भी की है इन्होंने। ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी। तो ला मैसूरिये जो कौन है, ये ला मैसूरिये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में एक रेलवे के इंजीनियर थे, और रेलवे के इंजीनियर होने के नाते वहां पर कुछ चीजों की खोज की इन्होंने,
यस, न्यू गुड़ी मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, एमपी के न्यू गुड़ी में इन्होंने कुछ तीरों के वाणाग्र, जिन्हें कहते हैं वाणाग्र, यानी कि भाग इन्होंने प्राप्त किए। यानी कि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पाषाण काल के कुछ उपकरणों को सबसे पहले प्रॉपर तरीके से प्राप्त किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले भारत में पाषाण काल के उपकरणों को सबसे पहले किसने खोजा था, तो ला मैसूरिए 1856 में। लेकिन नाम आता है किसका, बताइए, नाम याद है? नहीं, रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम तो सबको याद होगा। चलिए अब आप बात करते हैं इसके बाद 1863, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, बड़ा अच्छा सा नाम है। सॉरी, ये पल्लवरम के क्षेत्र में ऐसे ही बैठे हुए थे, अपना कुछ काम कर रहे थे और नदी का झरना बह रहा था। और नदी का झरना जब बह रहा था, पानी बह रहा था, तो उसी में उन्होंने एक विशेष उपकरण देखा। और जब इन्होंने उपकरण देखा तो वहां पर इन्होंने एक पहला हस्त कुठार खोजा। इसी को कहते हैं हैंडेक्स, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी के जैसा एक औजार उन्होंने देखा कि ये रहा भाई, और उसको आगे से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर से निशान बनाए हैं। एक होता है नदी में आपस में रगड़ खा करके पत्थर का टूटना, और एक होता है जानबूझ करके उन पत्थरों पर अपना कुछ निशान बनाना, या उस पर कुछ चीजें बनाने की कोशिश करना, या उस पर धार रखना, या उसमें निशान प्रॉपर तरीके से बनाना। तो इस तरीके से पहली बार प्रॉपर तरीके से इन्होंने पहला हैंडेक्स की खोज की, ये ध्यान रखना। और इसके बाद उन्होंने वहां के अधिकारियों से, सब लोगों से बात की, जो खुद भी एक अधिकारी थे, अच्छे खासे अधिकारी थे और भूविज्ञानी थे बेसिकली। और इस संदर्भ में एक चीज और भी थी कि 63 में ये सब किया, जब इन्होंने और भी चीजों की खोज की, फिर कंडीशन ये हुई कि 1868 में ये इसी चीज को डिस्कस करने के लिए इंग्लैंड गए चर्चा करने के लिए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए वहां की सरकार से और सभी लोगों से, इस बारे में कि भारत में प्राचीन काल की हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और उस समय दुनिया में कई जगह पर, अलग अलग जगह पर पाषाण काल से संबंधित चीजों की खोज चल रही थी। उस समय ये गए, और उसके बाद में 68 में तो ये गए ही गए। फिर कंडीशन ये हुई कि 1873 में वियना में एक प्रदर्शनी हुई थी, वियना प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी में इनके जो उपकरण खोजे गए थे, उपकरणों को दर्शाया गया कि देखो भारत के ये उपकरण हमको वहां मिले हैं वियना में 1873 में। और इस तरीके से पूरी दुनिया ने भारत के पाषाण काल के उपकरण जो हैं उनके बारे में जाना। ध्यान रखना, क्लियर है? और फिर भारत के संदर्भ में प्री हिस्ट्री के बारे में व्यवस्थित तरीके से बताने वाले एक व्यक्ति का नाम है, 1950 में एक व्यक्ति हैं, आते हैं स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया के नाम से। और इस किताब में भारत के प्राग इतिहास का विस्तृत विवरण दिया है, तो अब बताइए ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आप लोगों को? मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो डिटेल में इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपका कोई एग्जाम ना बचे, ना यूपीएससी, ना स्टेट पीसीएस, ना
आपका यूजीसी नेट, ना असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री से संबंधित कोई भी चीज आ जाए आपका कोई बचनी नहीं चाहिए। अब बात आती है कि आखिर अब इसके समय काल क्या है, किस तरह का समय काल है, किस समय की बात है, ये कितने समय पर वाली बात है, पाषाण काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाह रहा हूं, वो और समझ लीजिएगा। वो है आपके पृथ्वी पर जीवन के 4 महायुग, जिन्हें कहते हैं ग्रेट एरा। एक तरीके से 4 महायुग हैं जिनमें पृथ्वी पर अलग अलग जीवन की घटनाएं घटी। और जब तक ये नहीं जानते तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे कि बेटा किस काल में कौन सी घटना हो रही है। वरना पढ़ाने को तुम्हें पाषाण काल की शुरुआत कर देता कि भाई पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण काल के भी 3 कालखंड हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। उनको भी मैं पढ़ा देता, लेकिन समझ में नहीं आता। और मेरी क्लास में समझना बहुत जरूरी है। मेरी क्लास पढ़नी है तो केवल पढ़ने वालों के लिए है, गप्पे मारने वालों के लिए मेरी क्लास बिल्कुल भी नहीं है। जिनको हल्के फुल्के अंदाज में जाकर के मस्ती करनी है, चुटकुले सुनने हैं, जोक सुनने हैं और द्व्यर्थी संवाद पढ़ने हैं, मजा लेना है, उनके लिए तो बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। मनोज सर इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मनोज सर ने जिंदगी में कभी भी अपने काम को नॉन सीरियस कभी लिया नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से सिलेक्शन भी लिया और सिलेक्शन छोड़ करके आपको पढ़ाने आ गए। 3 बार आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद, पीसीएस में सिलेक्शन लेने के बाद आपको मैं पढ़ाने आया, जॉब छोड़ करके, वो भी पीसीएस के, जिसके लिए एक सरकारी नौकरी के लिए लोग मारे फिरते हैं। और मैं उसको क्विट करके आया कि नहीं यार, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मैं यहीं पर ठीक हूं। ये मेरा कंसेप्ट है। अब मैं उससे मन नहीं चुरा सकता, ध्यान रखना। इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिएगा। पृथ्वी पर 4 महायुग माने जाते हैं जिनको आप समझना जरूर है। सबसे पहला जो युग होता है जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, जिनमें छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। मैं इनके अंदर नहीं जाऊंगा, नो, ठीक है ना। दूसरा युग है जिसे हम कहते हैं पेलियोजोइक, पेलियोजोइक कहते हैं। तीसरा है मेसोजोइक कहते हैं इसको, मेसोजोइक कहते हैं। और चौथा कहते हैं सेनोजोइक। ये रहे, ये 4 हैं सेनोजोइक, ठीक है ना। और इस सेनोजोइक युग के ही अपने इसके 7 भाग हैं, इसके अपने 7 भाग हैं। और उनको भी सुन लीजिए और सिस्टमेटिकली याद भी कर लीजिए, ना याद हो तो कम से कम सुन लीजिएगा। 7 भाग हैं इसमें। पहला युग, पहला जो भाग है उसे कहते हैं पुरानूतन, पुरानूतन, ये रहा। दूसरा है आदि नूतन, आदि नूतन, ठीक है ना। तीसरा है अन्य नूतन, अन्य नूतन युग। चौथा कहते हैं इसको, चौथा जो है मध्य नूतन कहते हैं, मध्य नूतन। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जिससे आपका लिंक क्लियर ना हो, ध्यान रखना, मध्य नूतन। और पांचवा है अति नूतन, अति नूतन, ये रहा पांचवा, ठीक है ना। और छठा है आपका अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन। अब कहोगे अत्यंत नूतन क्या होता है? यस, इसी को आप लोग जान लीजिए, इसी को कहते हैं प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन कहते हैं। ये इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, प्लीस्टोसीन कहते हैं। और जो 7वां है उसे हम कहते हैं नूतनतम, जो इस समय चल रहा है, नूतनतम। इसी को हम होलोसीन, इंग्लिश में रहने दीजिए वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे, होलोसीन या प्लिस्टोन कहते हैं। ये रहा होलोसीन या प्लिस्टोन इसको कहा जाता है।
ये ध्यान रखिएगा। और इसका कंसेप्ट जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो दो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यस, अब यही दो आपको समझने भी थे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो कहा था, मैंने इसके बारे में जो कहा, अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन, यानी कि जिसे प्लीस्टोसीन कहते हैं, सी, इसको समझ लीजिएगा। इसका जो समय काल था लगभग 25 से 26 लाख वर्ष से लेकर के ये 12,000 वर्ष पूर्व तक था। ये यही है, 12,000 साल ईसा पूर्व तक ये कहानी थी इसकी लगभग, प्लीस्टोसीन युग। अब कहोगे सर इसका मतलब, यस, अब धीरे धीरे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। और ये इसी को हम कहते हैं हिमानी युग कहते हैं, हिमानी युग भी कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हम कहते हैं इसे ग्लेशियल पीरियड, यानी कि आइस एज, बर्फ का युग कहते हैं, ग्लेशियल पीरियड। ठीक है। और इस पीरियड में जो चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके अगर हम चर्चा करें तो इसी अत्यंत नूतन पाठ के ही आपके 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। इसी का है निम्न, इसी का है मध्य और इसी का है उच्च। अत्यंत नूतन यानी कि निम्न अत्यंत नूतन, मध्य अत्यंत नूतन और उच्च अत्यंत नूतन। नहीं समझ में आया? आ जाएगा समझ में। एक्चुअली में इसी काल में पाषाण युग का जो एक भाग है, पाषाण युग का, जिसे हम कहते हैं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसी युग का एक हिस्सा है। पाषाण युग के 3 पार्ट आते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरापाषाण काल इसी का हिस्सा है और इसी से इसका लिंक है, इससे ये रहा। इसीलिए आपने पुरापाषाण काल के 3 पार्ट पढ़े होंगे, निम्न पुरापाषाण, अब समझ में आ गया। इसी का बन जाता है आपका मध्य पुरापाषाण और इसी का बन जाता है उच्च पुरापाषाण। कभी ये सोचा नहीं होगा कि इसका समय कैसे बांटा गया, किस तरीके से बांटा गया। तो अब तो कोई डाउट नहीं है। अब कहोगे सर ये तो इससे हो गया, यस, आगे आ जाइए। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत आपका नूतनतम, नूतनतम, जिसे हम क्या कहते हैं, होलोसीन, होलोसीन कहते हैं। ठीक है ना। और इसका समय काल है 11,760 ईसा पूर्व से वर्तमान तक ये चल रहा है, यही चल रहा है इस समय, 60 नहीं 80 के आसपास, यानी कि 12,000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से लगातार ये चल रहा है लगभग, इसे कहते हैं। और इसे हम देखा जाए तो इसे हिमानी युग नहीं कहते, इसे कहते हैं हम अंतर हिमानीकरण, यानी कि ग्लेशियर्स का पिघलना, इंट्रा ग्लेशियल, अंतर हिमानीकरण का युग है ये, इंट्रा ग्लेशियल पीरियड कहते हैं। यानी कि एक तरीके से यहां पर चीजें क्या होने लगी थी, खत्म होने लगी थी, ग्लेशियर्स पिघलने लगे थे, बर्फ पिघलने लगी थी और मैदान बनने लगे थे, गर्मी का युग आ गया था, ये सारी चीजें हुई थी। और इसी पीरियड में आपके 2 युग आते हैं, 2 युग। एक कौन कौन सा, इसमें एक आता है मध्यपाषाण और इसी में आता है आपका नवपाषाण। अब बताइए, अब आपको ये सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई थिंक अब आपको कभी भी
युग को लेकर के और पाषाण काल के मनुष्यों को लेकर के अब कभी जिंदगी में कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब कभी नहीं बोल पाओगे, इतना मैं बता रहा हूं। यानी कि अब हम कहें तो सीधा सीधा आ जाइए कि पाषाण काल है क्या। अब हम आ गए अपने पाषाण काल पर, बिल्कुल क्लियरली। यस, पाषाण काल मानव जीवन का वह काल जिस काल में मनुष्य ने किसी धातु का नहीं बल्कि अपने उपयोग के लिए पत्थर का प्रयोग किया। जब मानव ने धातु की खोज नहीं की, जब मानव ने जरूरत के लिए, जरूरत हेतु पत्थर के उपकरण बनाए और उनका प्रयोग किया, उस युग को कहते हैं हम पाषाण काल। ठीक है ना, पत्थरों के उपयोग की वजह से इसको कहा जाता है। और पाषाण युग की शुरुआत कहां से हुई? इसका प्रारंभ हुआ, प्रारंभ प्लीस्टोसीन युग में, वहां से इसकी शुरुआत होती है, सोनोजोइक एरा के प्लीस्टोसीन युग में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं। एक्चुअली में ये पाषाण युग का कंसेप्ट और सारी चीजें जो है, इसकी दो चीजों को मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं। एक डेनिश विद्वान है क्रिश्चियन थॉमस, डेनिस, डेनमार्क के डेनिश विद्वान हैं क्रिश्चियन थॉमस। और क्रिश्चियन थॉमस ने इतिहास के त्रिचरण प्रणाली का, त्रियुग प्रणाली का विकास किया। इन्होंने त्रियुग प्रणाली इन्होंने बताई। बोले त्रियुग प्रणाली? यस माय डियर। क्या होती है त्रियुग प्रणाली? बोले कि तीन युग हैं और ये त्रियुग बताए इन्होंने। तो इसके तीन युग जो बताए उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है पाषाण काल, पाषाण युग, जिसे उन्होंने नाम दिया पाषाण काल। यानी कि उनकी त्रियुग प्रणाली का पहला भाग है पाषाण काल। और दूसरा जो काल है जिसे उन्होंने नाम दिया, कहां आपका कहा जाए तो कांस्य युग नाम दिया, कांस्य युग। बोले कि सर तांबा होना चाहिए था। तांबा तो पाषाण काल के साथ था, बिल्कुल सेपरेट। और कांस्य युग बिल्कुल सेपरेट है। इसलिए तीसरा उन्होंने बताया लौह युग, जो इस समय हम चल रहे हैं, जो इस समय हम चल रहे हैं। तो पाषाण काल की शुरुआत किस युग में हो गई? प्लीस्टोसीन युग में। और उसके कौन कौन से कालखंड हैं ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए कि भाई मध्य पाषाण, नव पाषाण किस में आते हैं? होलोसीन में आते हैं। और प्रापाषाण प्लेस्टोसीन में आते हैं। बात क्लियर कि नहीं एवरीबॉडी? तो ये उन्होंने कंसेप्ट इसमें दिया था जो हमको क्लियरली पता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये उन्होंने इसके संदर्भ में हमको क्लियर बता दिया। और ये भी बताया कि पाषाण काल मानव जीवन का, मानव जीवन का अभी तक जितना भी है 99% समय काल है ये। यानी कि मनुष्य का 99% समय आपके पाषाण युग में बीता है। उसका तो बहुत कम हिस्सा है जो हमने अभी गुजारा है या गुजार रहे हैं, बहुत कम हिस्सा है। बात समझ गए नहीं? तो होलोसीन के बाद में हिमानी युग आपका खत्म हो गया, ग्लेशियर खत्म होने लगे, गर्मी आने लगी, चीजें बदलने लगी, इंसान की फितरत बदल गई, इंसान के शौक बदल गए, इंसान की जरूरतें बदल गई, जीव जंतु बदल गए, इतिहास बदल गया माय डियर। तो इस तरीके से है। तो हम कुल मिलाकर के इस पाषाण काल को हम अगर चर्चा करें तो मोटे मोटे तौर पर पाषाण काल को हम 1, 2 और 3, 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। ध्यान रखना,
पाषाण काल को आगे जाकर के विद्वानों ने 3 भागों में इसको बांटा, मोटे मोटे 3 भागों में बांट दिया। और इसका जो आधार बताया, किस आधार पर बांटा, आधार क्या है इसका, तो वो भी हमको क्लियर होना चाहिए। जो आधार बताया उसके बोले 3-4 आधार हैं। एक तो इनके उपकरणों में परिवर्तन आया, उपकरणों में परिवर्तन आया, उपकरणों के आधार पर इन्होंने देखा। दूसरा, इन्होंने जलवायु परिवर्तन के आधार पर देखा कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, जीव जंतुओं में परिवर्तन हुआ, तो उसी हिसाब से इनके लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन हो गया। और तीसरा इनका आया तकनीक और जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली इनकी कैसी बदली और कैसी नहीं बदली, इसके आधार पर इन्होंने 3 चरणों में इसको विभाजित किया। अभी हम भारत के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं टोटल पाषाण काल को लेकर के, ये ध्यान रखना। और इसमें जो कंसेप्ट मैंने बताया कि एक है पुरापाषाण, एक है मध्य पाषाण, इसकी मैं खुल के अलग से सेपरेट चर्चा करूंगा, और एक है नवपाषाण, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो है प्लीस्टोसीन युग का है। अब तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, इतनी बार मैंने आपको चर्चा कर दी है, प्लीस्टोसीन युग। और ये जो है आपका होलोसीन युग, और ये भी आपका होलोसीन युग का है। तो ये दोनों आपके होलोसीन युग के हैं और वो आपका अलग है। इनका अगर हम मोटा मोटा इतिहासकारों के अनुसार समय माने तो लगभग इसका जो समय है 25 लाख से लेकर के लगभग 10,000, कब तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है लगभग, जो पुरापाषाण काल है। और जो मध्य पाषाण काल है ये 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक। और ये जो माना जाता है, ये माना जाता है नवपाषाण 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक। ये रहा मोटा मोटा। ये इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी है विश्व के संदर्भ के अनुसार, कि विश्व में जहां जहां पर अलग अलग देशों में इनकी जो समय काल है और इनके जो उपकरण है, उनकी जो जीवन की प्रक्रिया है, वो अलग अलग हो सकती है। ओके, क्लियर है। अब बात आती है, ये तो होगी विश्व के संदर्भ में पाषाण काल की मोटी मोटी मैंने चर्चा कर दी। अब मैं आपको अलग से पुरापाषाण काल के बारे में अलग से मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और उसी तरीके से मध्य पाषाण काल के बारे में, और उसी प्रकार से आपके नवपाषाण काल के संदर्भ में इसकी मैं पूरी चर्चा डिटेल में करूंगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि भारत में इसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो भारत में पाषाण काल के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो 1-2 पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है, इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के पाषाण काल के संदर्भ में बताया था। और इन्हीं को हम कहते हैं एक नाम, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, वही जिन्होंने पल्लवरम में पहला हैंडेक्स खोजा था। ठीक है ना। बेसिकली ये थे आपके मूलतः भारतीय भूविज्ञानी थे। कौन थे? भारतीय भूविज्ञानी। और इन्होंने ही आपका 1863 में हैंडेक्स खोजा था।
हस्त कुठार, इसे हम कहते हैं एस्यूलियन उपकरण कहते हैं। कहां से खोजा था? पल्लवरम से, पल्लवरम से। तो कभी भूलेंगे तो नहीं। तो इन्होंने इसकी खोज की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में इन्होंने खोजा, विश्व में किसने कैसे कब खोजा गया। विश्व में एक्चुअल में इससे कुछ साल पहले ही ऐसा ही आपका एक उपकरण खोजा गया था, तो उसकी बड़ी चर्चा थी। और उसके बाद जब भारत का खोजा गया तो दूसरा एविडेंस विश्व में इसका मिल गया, तो इसकी और बड़ी चर्चा हुई। यानी कि फ्रांस के बाउसर द पर्स ने इससे कुछ समय पहले ही हैंड एक्स खोजा था। यानी कि एक लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इससे कुछ समय पूर्व ही फ्रांस के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है बाउसर द फर्स, बाउसर द फर्स, ये रहा, ठीक है ना। पर्स भी कहते हैं इनको, बाउसर द फर्स। इन्होंने विश्व का पहला हैंडेक्स खोजा था, और वो भी कहां पर? अफ्रीका में, ठीक है ना। और इसके तुरंत बाद भारत की खोज हो गई, तो भारत की पहचान बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये समझ लेना। और उसके बाद तो समझ लो कि भारत में इनके आपके जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र हैं, कई सारे लोग हैं, अब तो भारत में लग गए कि लाओ और ढूंढे और ज्यादा खोजने की कोशिश करें, सारी चीजें करें, कुल मिलाकर के। तो बहुत लंबी समय तक की जर्नी चलती चली गई, और ये सबका काम भारत में चलते रहे, और उसके बारे में मैंने काफी कुछ आपको बता भी दिया। बात आती है इसके बाद 1935 की। 1935-36 में दो वैज्ञानिक आते हैं आपके येल, और आपके एक और क्या कहते हैं बड़ी अच्छी सी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। येल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो विद्वान आते हैं, के विद्वान भारत में आए, और उनका नाम है पीटरसन, टीटी पीटरसन और हेलमुट डी टेरा, हेलमुट डी टेरा, और दूसरे हैं आपके टीटी पीटरसन। तो आपने टेरा एंड पीटरसन का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिएगा। इन्होंने आपके भारत की सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में पूरी खोज की। इन्होंने कहां पर? सोहन नदी घाटी में अपना रिसर्च किया। सोहन नदी घाटी पंजाब, ये रही सोहन नदी घाटी। तो सोचिए, मद्रास के क्षेत्र में आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट और उनकी टीम ने खोज मारा, और सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में इन्होंने खोज मारा, समझ लेना। तो इस तरह से कश्मीर हुआ, पंजाब का इलाका हुआ, पूरा का पूरा इन्होंने खोज लिया। ये हो गया इसके बाद में। और इसके बाद आता है 1947 के बाद, 1947 के बाद जब देश आजाद हो गया, तो फिर भारत में फिर इसका विकास किसने किया, किस तरीके से किया। तो एक नाम है हंसमुख धीरज लाल सांकरिया, नाम आपको याद होगा, एच डी संकालिया कहते हैं इनको, एच डी संकालिया। पूरा नाम है, ना याद हो तो, हंसमुख धीरज, यानी कि हंसमुख भी हैं और धीरज भी हैं। तो हंसमुख धीरज लाल सांकलिया कहते हैं। इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यही है वो, भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एच डी सांकलिया, ये समझ लेना। और इन्होंने ये बेसिकली करने वाले कहां के काम थे? ये दक्कन कॉलेज
पुणे के विशेषज्ञ थे। आज भी दक्कन कॉलेज जो पुणे है वो आर्कियोलॉजी का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। और इन्होंने पहली बार भारत में वैज्ञानिक उत्खनन पर बल दिया। यानी कि आर्कियोलॉजी में साइंटिफिक आर्कियोलॉजी पर इन्होंने फोकस किया और फिर जितनी भी चीजें मिली मैक्सिमम इन्होंने खोजने की कोशिश की। ये समझ लेना, इस तरीके से ये कंसेप्ट आया था कुल मिलाकर के। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और आ गया, ये सारी चीजें हुई हमारे, ये सारी चीजें हुई, लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने एक औपनिवेशिक विचारधारा रही थी। औपनिवेशिक विचारधारा, उसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले भारत का आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। औपनिवेशिक विचारधारा, इन्होंने कहा कि भारत में पाषाण काल में जो भी नवीन उपकरण मिले हैं वो उपकरण भारतीय क्षेत्र में विकसित नहीं हुए। यानी कि इन्हें यहां के स्थानीय लोगों ने, यानी कि यहां पर रहने वाले पाषाण युगीन मानव ने यहां विकसित उनको नहीं किया, नो, बल्कि ये आयातित हैं। इन्हें आयातित बताया, बोले कि ये अफ्रीका से या आपके यूरोप से आए हैं, यूरोप से आए हैं। यानी कि एक तो पाषाण युग के मनुष्य भी जब उधर से यहां पर आए तो वो अपने साथ ये टूल्स लेकर के आए, ये यहां के लोगों ने विकसित नहीं किया है। और बाद में जाकर के इस विचारधारा का खंडन किया आपके कुछ लोगों ने, इसका खंडन किया गया। सोचिए अंग्रेज कितने बड़े दुष्ट लोग हैं कि जाते जाते भी सारी चीजें भी करते कराते हमको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। इसका खंडन करने वाले आपके कई सारे लोग हैं, शांति पप्पू हैं, के पडैया हैं, बीएन मिश्रा हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, बीएन मिश्रा। इनके बारे में कल आपको और डिटेल में चर्चा मिलेगी कि बीएन मिश्रा कौन है, तब मैं बताऊंगा एक एक इनकी खोज के बारे में। बीएन मिश्रा हैं, के पडैया हैं, ठीक है ना, शांति पप्पू हैं, शांति पप्पू। इन लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि भाई ये कहीं से आया हुआ नहीं है, बल्कि यहां की परिस्थितियों के अनुसार यहां के लोगों ने विकसित किया है। यानी कि यहीं की संसाधन है और यहीं की परिस्थितियां हैं, में इनका विकास हुआ, कहीं से आयातित नहीं है। और बल्कि इन्होंने यहां पर नया नया इनोवेशन और किया जो आगे जाकर के हमको देखने को मिलता है। पुरापाषाण काल से जैसे ये मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं तो सोचिए नया इनोवेशन मिलता है, नए नए टूल्स मिलते हैं, नए नए उपकरण मिलते हैं और मजेदार चीज मिलती है हमको। यस, कल इस चीज पर हम आगे चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा आज ये क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना, क्योंकि पाषाण युग का आधार अभी तक आप लोगों को किसी ने स्पष्ट नहीं किया होगा, जो काम मैंने कर दिया आप लोगों को। तो कभी भूलिएगा नहीं, पाषाण युग से पहले भी उसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा मैंने आपको कर दी, कैसे कैसे किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। कल हम बात करेंगे पुरापाषाण काल के बारे में और पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एक एक कहां से कौन कौन से स्थल से क्या क्या मिला, क्या क्या चीजें हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके से हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, एंजॉय। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना कभी भूलना मत। ये मनोज सर की क्लास है, ठीक है, बाय।